So hello everyone. This is the third video of this polity series, most important question series. और पहले दो वीडियोस जो है उसमें हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस किया था अबाउट द हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स और प्रियम्बल के बारे में हमने बात की थी. थोड़ा सा हम लोग इस चैप्टर नहीं इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मतलब डिस्कस करेंगे. और दूसरी बात ये कि दिस इज़ दी बेसिक क्वेश्चंस. ये सारे क्वेश्चंस जो है ना वो बेसिक क्वेश्चंस हैं. तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो बेस है वो टेस्ट हो जाएगा कि आपने जो पढ़ा है वो एक्चुअली में जो है वो आपने ठीक से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, कॉन्सेप्ट्स के साथ, बेसिक फैक्ट्स के साथ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है. क्योंकि जब तक आप बेसिक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते तब तक आप एडवांस क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं कर सकते. सो दैट्स वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट. सो पॉलिटी MIQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज. इसमें मैं रूल्स बता देता हूँ जो मैंने हर वीडियो में बताया है. 1 मिनट का समय मैं आपको दूंगा फॉर 1 मिनट टाइम, एंड इन दिस 1 मिनट यू हैव टू कमेंट डाउन योर आंसर. आपको जो है वो आंसर जो है वो बताने हैं और एट लास्ट आपको मुझे स्कोर भी बताना है कि कितना स्कोर जो है आप कर रहा आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज दी this one. Consider the following statements regarding the fundamental rights provided by Indian Constitution. Read those statements. और यहाँ पर ध्यान रहे ये नॉट पूछा है. ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है तो ध्यान से आंसर क्लिक करना है. ठीक है, तो आप 1 मिनट लो और टाइम और जवाब दो मुझे. ओके, तो डी आप लोग बता रहे हो. ठीक है, बैच वाले स्टूडेंट्स डी बता रहे हैं. यूट्यूब वाले ओके, चलो देखते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट, द फंडामेंटल राइट्स प्रमोट द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो यस, 100% दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. फंडामेंटल राइट्स में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में जो है वो बातें की गई हैं, जहां और DPSP में सोशल डेमोक्रेसी के बारे में बात की गई है, सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की. ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहली बात तो ये कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, आपको आर्टिकल्स भी उसी रिलेटेड जो है वो देखने को मिलेंगे. और दूसरी चीज ये कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. ऑब्वियसली मैग्ना कार्टा से ही फंडामेंटल राइट्स जो है वो इवॉल्व हुआ है और इसीलिए पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट, द फंडामेंटल राइट्स operate as limitations on the tyranny of the executive and arbitrary actions of the legislature. ये तो लक्ष्मीकांत की डिट्टो बुक टू बुक जो है वो कॉपी पेस्ट है. ये लाइन बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, बिल्कुल सही बात है. फंडामेंटल राइट्स क्या करती हैं, जो आर्बिट्री पावर्स हैं, लेजिस्लेचर की पावर्स और एग्जीक्यूटिव की पावर्स जो है उस पर एक चेक एंड बैलेंस का काम करती हैं कि वो अपनी पावर्स का यूं ही मिसयूज नहीं कर सकते. ठीक है, वो उनके पास पावर्स दी गई हैं स्टेट के द्वारा, लेकिन फंडामेंटल राइट्स ये इंश्योर करता है कि भाई वो पावर्स जो है वो मिसयूज ना हो. तो ये भी 100% करेक्ट है. लेकिन यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा है, तो नॉट करेक्ट पूछा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर. तो ये इजी क्वेश्चन था, इसकी डिफिकल्टी लेवल मैं इजी ही दूंगा. दिस इज इजी क्वेश्चन, इजी और मॉडरेट लेवल ही क्वेश्चन रहेगा. हार्ड क्वेश्चंस जो है अभी मैं नहीं दे रहा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर वो जो है वो सीरीज छोड़ के ही चले जाते हैं. तो पहले आप बेस बनाइए, बेस बनाने के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा वैसे वैसे मैं क्वेश्चंस के लेवल जो है वो इंक्रीज करता जाऊंगा. डोंट वरी अबाउट इट. सेकंड क्वेश्चन, according to article 12 of the Indian constitution, which of the following entities is not considered as a part of the state. ठीक है, अब इसमें से कौन सा जो है वो स्टेट कंसिडर नहीं किया जाएगा. टेक योर टाइम एंड आंसर.
ठीक है, तो बैच वाले जो है वो डी आंसर कर रहे हैं, यूट्यूब वाले भी, यूट्यूब में स्टूडेंट्स जुड़ते ही नहीं है। ओके ओके ठीक है, डी 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 देख लेते हैं एक बार, डी आंसर आ रहा है सबका। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो हमें पता है आर्टिकल 12 में क्या लिखा हुआ है, सबको पता है ना, ये क्वेश्चंस तो उसमें ज़्यादा दम है नहीं। आर्टिकल 12 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 12 में ये बात साफ साफ लिखी है कि भाई कौन से कंपोनेंट स्टेट्स में आते हैं। तो सबसे पहले सेंटर में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है, यानी कि गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, ये दोनों स्टेट में आएगा। स्टेट्स में क्या है, स्टेट्स में जो है वो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, यानी कि एग्जीक्यूटिव यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये दोनों जो है वो स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं अंडर आर्टिकल 12। इसके अलावा जो लोकल बॉडीज है, लोकल बॉडीज यानी कि लोकल बॉडीज मतलब जैसे पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, है ना, इसके अलावा म्यूनिसिपल बोर्ड्स, ट्रस्ट, बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं, ये सब जो है वो लोकल बॉडीज में आते हैं। और इसके अलावा अदर अथॉरिटीज जो है वो भी आती हैं। अदर अथॉरिटीज में हमने बहुत डिटेल में जो है वो इस पर चर्चा की है कि अदर अथॉरिटीज में क्या क्या आते हैं, तो इस पर हमने केस भी देखा है ना, उद्धम भाई केस, उसके अलावा हमने आर डी शेट्टी केस देखा है। ठीक है, इसके अलावा हमने बहुत सारे केसेस जो है वो हमने देख रखे हैं। तो अदर अथॉरिटीज में हमने 5-6 केसेस देखे हैं और उससे रिलेटेड हमने जो बात समझी है वो ये है कि भाई अदर अथॉरिटीज में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने टोटल 5 तरीके बताए हैं कि वो स्टेट में आता है नहीं आता है। वो पांचों तरीके जो है वो आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे क्या वो बॉडी स्टेट कंट्रोल के अंदर में आता है तो वो स्टेट के फंक्शन में आएगा, क्या वो बॉडी को जो फंड्स है वो स्टेट दे रहा है तो वो स्टेट के परव्यू में आएगा, क्या वो बॉडी को बेसिकली जो जो पावर्स हैं वो स्टेट से मिल रहे हैं, क्या वो बॉडी पर स्टेट का कुछ कंट्रोल है, क्या उस बॉडी पर स्टेट का कुछ स्टेक है, क्या वो कुछ ओनरशिप हेल्ड करती है। ये सब अगर वहां पर उस बॉडी में अगर ये सब हमें देखने को मिलता है तो हम लोग आर्टिकल 12 के अंतर्गत वो स्टेट को, उस बॉडी को स्टेट की डेफिनेशन में रख सकते हैं। ठीक है, या फिर वो अगर पब्लिक सर्विस कर रही हो, वो बॉडी अगर पब्लिक सर्विस कर रही हो तो क्या हम उसे स्टेट की डेफिनेशन में रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो बहुत सारे केसेस जो हैं ये इस पर हमने बहुत डिटेल में बात की है बैच में। तो अदर अथॉरिटीज में बेसिकली जो है वो क्या बेसिकली यूनिवर्सिटीज हो गई, है ना, इसके अलावा जो बॉडीज जो सिर्फ पब्लिक सर्विस करती हैं, ठीक है, या फिर ओएनजीसी हो गया, ठीक है, या जो कमर्शियल बॉडी है बट वो गवर्नमेंट के स्टेक के अंडर में आता है, ठीक है, एलआईसी हो गया, ये सभी क्या है, अदर अथॉरिटीज हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, अदर अथॉरिटीज। तो अदर अथॉरिटीज में जो है वो सारी चीजें जो है वो स्टेट के डेफिनेशन में आती हैं। तो पहला तो बिल्कुल जो है वो सही है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर यूनियन गवर्नमेंट ये आता है, ये स्टेट गवर्नमेंट में भी आता है और लोकल अथॉरिटीज आता है। जुडिशरी एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल ये नहीं आता है। देखिए इस पर डिबेट है, डिबेट क्या है, हालांकि हमें डिबेट पे जाना नहीं है जीएस पर्सपेक्टिव से, लेकिन डिबेट क्या है कि भाई जुडिशरी जो है क्या वो लॉ जब बना रही हो, क्या जुडिशरी जब लॉ बना रही हो तो उस केस में क्या जुडिशरी स्टेट के कंट्रोल में आती है या नहीं आती है, इस पर डिबेट है। ठीक है, तो वो डिबेट पे हमें जाना ही नहीं है, हमें दोनों पक्ष पता होने चाहिए कि जुडिशरी नहीं आती है स्टेट के अंडर कंसिडर में, आर्टिकल 12 के अंडर में स्टेट के डेफिनेशन में जुडिशरी नहीं आती है। लेकिन क्या वो अगर लॉ बना रही हो तो क्या जुडिशरी आती है? तो हाँ, जुडिशरी जो है वो अंडर दी स्टेट अंडर आर्टिकल 12 में कंसिडर किया जाएगा जब वो लॉ मेकिंग का काम कर रही हो। ठीक है, क्योंकि जुडिशरी के पास भी जो है वो पावर्स हैं, एक्स्ट्रा लेजिस्लेटिव पावर्स जिसे कहते हैं जुडिशरी के पास है। तो जुडिशरी एट दी यूनियन एंड स्टेट लेवल, लेकिन जनरल सेंस में वो नहीं आती है। अगर बहुत डिटेल में देखा जाए तो इसमें से तो बिल्कुल कोई भी आंसर जो है वो सही नहीं, लेकिन अगर जनरल सेंस में देखा जाए तो यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, तो मोस्ट मेजॉरिटी लोगों ने जो है वो सही आंसर दिया है, यस वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था ना, मॉडरेट था या इजी लेवल का क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इजी मैं बोलूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब यहाँ पे आपको जो है वो कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है वो बताना है।
ओके, तो मेजॉरिटी लोग जो है वो सी आंसर कर रहे हैं। देखते हैं क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट ए लॉ, हेंस कैन नॉट बी चैलेंज्ड। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 13 के ऊपर बहुत डिबेट है। आर्टिकल 13 के ऊपर जो ये डिबेट है कि क्या ये लॉ, क्या इसे चैलेंज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ये बहुत डिबेट है। फ्रॉम फ्रॉम ये जो शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह से लेकर जो है बेरूबारी, नॉट बेरूबारी सॉरी, गोलकनाथ, और उसके बाद जो है वो केशवानंद भारती तक जो है 24th अमेंडमेंट भी इसके बीच में आता है 1971 का। बहुत लंबा टॉपिक है ये, बेसिक स्ट्रक्चर वाला। तो 13 जो है वो लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल, लास्ट में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि भाई जो बेसिकली जो लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लॉ के कैटेगरी में नहीं आता है। इसका मतलब अंडर आर्टिकल 13 लॉ में बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना, जैसे ऑर्डिनेंसेस हो गया, बाईलॉज हो गए, ऑर्डर्स हो गए, नोटिफिकेशंस हो गए, बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लॉज में कंसिडर नहीं किया गया है। इसका मतलब कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, तो इस पर डिबेट भी हुआ था और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया था, जो कि बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज। इसमें कहा भी था कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज जो है वो किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? जब वो बेसिक स्ट्रक्चर को हैम्पर कर रही हो। ठीक है, सो यस, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था। देन फोर्थ वन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर आर्टिकल 19 पूछा गया है, तो आर्टिकल 19 में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। इजी क्वेश्चन है। ओके, तो आंसर्स आना शुरू हो गया है। ओके ओके, बी 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 ए बी। अच्छा, एक जन ने ए दिया आंसर, मेजॉरिटी बी कह रहे हैं। ओके, ठीक है, देख लेते हैं। ओके, राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये राइट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं। ध्यान रखना ये बात, कहीं पे भी ये चीज़ अगर पूछी जाए तो ये आपको भूलना नहीं है। ठीक है, सो अंडर आर्टिकल 19 दे आर अवेलेबल ओनली टू दी सिटीजन्स। तो स्टेटमेंट 1 इज 110% जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? आर्टिकल 19 ओरिजिनली कंटेन्स 7 राइट्स। हाँ, 7 राइट्स थे। कौन कौन से राइट्स थे? तो सबसे पहले जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, पहला तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके अलावा राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। ठीक है, इसके अलावा एसोसिएशंस फॉर्म करने का जो राइट है, एसोसिएशंस यूनियन के अंडर में भी या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्म में किसी भी तरह से फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो फ्रीली मूव टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, किस कहीं पे भी हम लोग जा सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ इज द रिसाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं पर भी जो है हम लोग रिसाइड कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं, और कहीं पर जो है हम लोग बेसिकली राइट प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट टू प्रैक्टिस और प्रोफेस एनी बिजनेस, किसी भी तरह का बिजनेस जो है वो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज दी आर्टिकल 19। लेकिन यहाँ पर जो है वो एक क्लॉज यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी को बेसिकली हटा दिया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है पहले हुआ करता था, वो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो अभी जो है वो हटा दी गई है। ओरिजिनली इसमें 7 राइट्स हुआ करते थे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से रिमूव कर दिया गया है। सो दैट्स वाई ओरिजिनली इट कंटेन्स 7 राइट्स बट नाउ इट कंटेन्स 6 राइट्स। तो ये भी सही है। राइट टू अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड बाय 44th होगा, यहाँ पे गलत हो गया, 44th
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था इसका मतलब। तो फैक्चुअल क्वेश्चन में आपको जो है वो डेटा पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करेक्ट, स्टेटमेंट 3 रॉन्ग, इसका मतलब ऑप्शन बी इज 110% करेक्ट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखिए, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए गारंटीज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट विद इन दिस फ्रीडम। अब होता क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत डिटेल में नहीं बताया गया, बहुत डिटेल में उन्होंने नहीं बताया कि अंडर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। तो बहुत सारे जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीजें बताई हैं कि भाई कुछ चीजें जो है वो दी नहीं गई है, ओरिजिनली जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं थी अंडर 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 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, बट ग्रेजुअली सुप्रीम कोर्ट ने उसे जो है वो मेंशन किया है। तो आपको बताना है कि कौन से जो है वो चीजें जो है वो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में आती हैं अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो एक बार पढ़िए आप 7 तक और उसके बाद जो है मुझे आंसर कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो टिपिकल है, मैं इसे मीडियम लेवल क्वेश्चन कहूंगा, इजी भी नहीं है ये, क्योंकि आपको जो है वो थोड़ी बहुत जो है दिमाग लगानी होगी इस पे। बस एक ऑप्शन एलिमिनेट करना, मैं हिंट दे रहा हूँ, बस एक ऑप्शन एलिमिनेट करना है, सारी चीजें एलिमिनेट हो जाएंगी। ओके, कुछ लोग सी कह रहे हैं, कुछ लोग डी कह रहे हैं, कुछ लोग ए कह रहे हैं। ए किसने कह दिया? ए तो नहीं होगा यार। देखो साफ साफ यहाँ पर एक चीज जो है वो, अगर आपने थोड़ी बहुत बेसिक चीजें की है ना, बेसिक चीजें मतलब लक्ष्मीकांत ही अगर पढ़ लिए ना, तो आपको ये तो पता होगा कि राइट टू स्ट्राइक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के अंडर में नहीं रखा है, ठीक है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंडर में राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन है, ना कि स्ट्राइक है। आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, या फिर राइट टू पिकेटिंग है, पिकेटिंग वर्ड भी है। आप डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, पिकेटिंग कर सकते हैं, लेकिन स्ट्राइक नहीं कर सकते। राइट टू स्ट्राइक कोई फंडामेंटल राइट आपका नहीं है, ठीक है। स्ट्राइक जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, तो ये ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। अगर ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर, राइट टू प्रोपगेट वंस व्यू एज वेल एज द व्यू ऑफ अदर्स, ये भी सही है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये भी सही है। प्रेस फ्रीडम में जो है वो किसी भी टेलीविजन, कोई भी टेलीविजन बेसिकली कोई भी टेलीकास्ट को आप बेसिकली रोक नहीं सकते, यानी गवर्नमेंट रोक नहीं सकती, ठीक है। फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स, ये भी है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, यस, आपको साइलेंट रहने का भी हक है, आपको बोलने की आज़ादी दी गई है, तो आपको शांत रहने की भी आज़ादी दी गई है, ठीक है। राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी, यस, जो बंद कहते हैं, आज बंदी कर दी गई है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, कोई रैली निकाल दी गई, उसके कारण जो है वो बंद है, आज शहर बंद है, ठीक है। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, आरटीआई एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें इंक्लूडेड है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, बट यही राइट टू स्ट्राइक नहीं है। तो ऑप्शन 5 एलिमिनेट कर दो, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा मीडियम लेवल मानूंगा, हार्ड इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि जो पढ़े हैं बच्चे वो कर लेंगे इसे। हार्ड इसे किस क्वेश्चन को कहते हैं वो आपको ग्रेजुअली समझ में आ जाएगा, जो बिल्कुल हवा नहीं लगेगा, वो क्वेश्चंस को हार्ड कहते हैं। इन क्वेश्चंस को हार्ड नहीं कहते हैं, ये इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब यहाँ पर रिट दिया हुआ है एक साइड में, और एक साइड में उसकी मीनिंग दी हुई है, ठीक है, ये इजी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट, तो आपको रिट्स याद है, रिट्स अगर याद हैं तो फिर आप इजीली कर सकते हो, प्लीज डू इट।
ओके, तो सभी लोग सही जवाब दे रहे हो, ठीक है। सी 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 सी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। सी इज द करेक्ट आंसर, यस। हेवियस कॉर्पस, हेवियस कॉर्पस का मतलब होता है टू कमांड, सॉरी, हेवियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब एक बेसिकली एक कोर्ट ऑर्डर करती है, एक इशू इशू ऑर्डर करती है, जिससे जो भी पर्सन डिटेन किया गया है, किसी भी अथॉरिटी के द्वारा, पुलिस अथॉरिटी के द्वारा डिटेन किया गया है, तो उसकी बॉडी को, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मुर्दा हो, उसकी बॉडी को आप जो है वो लेकर आओ, टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है। बाय द वे रिट जो है वो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को दी गई है पावर, अंडर आर्टिकल 32 यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड आप जो है वो रिट फाइल कर सकते हैं, और हाई कोर्ट में जो है 226 आर्टिकल 226 है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान होगा ही। मैंडामस, मैंडामस का मतलब क्या होता है? वी कमांड, वी कमांड मतलब जो कमांड इशूड बाय द कोर्ट टू एन ऑफिशियल टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज। अगर कोई ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है कोई अथॉरिटी, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो चाहे वो कोई ऑफिशियल हो, तो उसे जो है वो एक मैंडामस के द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट कमांड दे सकती है, मैंडामस रिट के द्वारा। और सर्टिलरी टू रिव्यू द लोअर कोर्ट्स डिसीजन। तो सर्टिलरी का मतलब क्या होता है कि जो लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट जो है जो डिसीजन उसने दिया, वो डिसीजन को रिव्यू करना, वो उसे कहते हैं बेसिकली सर्टिलरी। तो वो पावर जो है वो भी जो है वो बेसिकली एक हायर कोर्ट के पास होती है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक अलग लेक्चर लेके आ जाऊंगा, ये थोड़ा सा अभी यहाँ पर समझाने बैठ गया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सर्टिफिकेट का मतलब सिंपल होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। सो यस, ऑल द थ्री आंसर्स आर करेक्ट। 7 नंबर, consider the following statements regarding, which of the following are recognized by the Supreme Court as part of the right to life and personal liberty under Article 21। right to life and personal liberty under Article 21 जो है उसमें क्या क्या आती हैं, क्या क्या चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट ने, अगेन ये 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए जैसा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एडिशनली इन्फॉर्म किया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें राइट टू लाइफ के अंडर में आती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसका दायरा बढ़ाया है, तो क्या क्या इसमें अंडर, इसके अंडर में आती हैं। तो आप एक बार पढ़िए और उसके बाद जवाब दीजिए। ओके, तो मेजॉरिटी ठीक कह रहे हैं, मेजॉरिटी ठीक है। यस 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 यस, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ हाँ, डी इज द करेक्ट आंसर। यस, मेजॉरिटी इज द करेक्ट। इनफैक्ट सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। आर्टिकल 21 में सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। आर्टिकल 21 कहता है क्या है? आर्टिकल 21 कहता है कि कोई भी व्यक्ति को आप उसकी, नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ, ठीक है। डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, किसी भी इंसान को उससे उसकी लिबर्टी या उसकी लाइफ को छीना नहीं जा सकता, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अगर है, हाँ, तो किया जा सकता है, ठीक है। तो राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड, यस। राइट टू स्लीप, यस। राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, यस। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, रेपुटेशन, सारी चीज़ें सही है। ऑप्शन नंबर डी, सारी चीज़ें राइट टू लाइफ में आती हैं। अगर आप कहीं फंस जाओ ना, तो आप थोड़ा सा गेस वर्क भी कर सकते हो, ठीक है। गेस वर्क करो कि भाई लाइफ के लिए ज़रूरी क्या क्या चीज़ें हैं। क्या इमरजेंसी मेडिकल एड लाइफ के लिए ज़रूरी है? क्यों नहीं है। राइट टू स्लीप, क्या सोना जो है वो बेसिकली ज़रूरी है? क्यों नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं डाला जाएगा, क्या ये राइट टू लाइफ के खिलाफ के खिलाफ है? राइट, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डालना क्या राइट टू लाइफ के खिलाफ है? तो हाँ, बिल्कुल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज 110% करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आर्टिकल 25 के रिगार्डिंग आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है, ठीक है।
इजी क्वेश्चन है तो मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा इस पे, बस स्टेटमेंट पे, बस वो सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल डिट्टो कॉन्स्टिट्यूशन से छाप दी गई है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा समय लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल सही आंसर है मेजॉरिटी लोगों का, यस यस यस, ठीक है ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। ओनली सिटीजन्स आर एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट द रिलीजन। अच्छा यहाँ पर क्या पूछा है, नहीं आप लोग सी कैसे दे रहे हो आंसर, यहाँ पर आर करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट नहीं पूछा है, या मैंने नॉट करेक्ट बोल दिया क्या? हाँ नॉट करेक्ट नहीं पूछा है, आर करेक्ट पूछा है, ठीक है, तो बोथ नहीं होगा, मेरे से भी मिस्टेक हो गई, तो आर करेक्ट पूछा है, तो ओनली सिटीजन्स आर एंटाइटल्ड, क्या सिर्फ सिटीजन्स एंटाइटल्ड है? अभी मैंने क्या बताया, 15, 16, 19, 29, 30, इसके अलावा कोई भी आर्टिकल जो है वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए नहीं है, सारी चीज़ें जो है वो सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स के लिए भी है, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, चलो वन तो गलत हो गया, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो होगा नहीं, ना ए होगा। द राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड बेस्ड ऑन पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी ओनली, क्या ये स्टेटमेंट सही है? पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी, देखिए ध्यान से, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी तक ही ओनली लिखा है वहां पे, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अदर प्रोविजंस लिखी नहीं गई हैं? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िएगा तो यहाँ पर नजर आएगा पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस, एंड अदर प्रोविजंस, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट भी गलत है, ओनली कह दिया ना, तो ओनली कह दिया तो मतलब वो रेस्ट्रिक्ट हो गया उतना तक, वो गलत हो गया फिर, तो ये दोनों गलत हो गया, नाइदर वन और नाइदर टू, ठीक है। तो आर्टिकल 25 में यही होता है कि कभी कभी जो है वो हड़बड़ में इजी क्वेश्चंस देख के गलतियां हो जाती है, तो ध्यान से पढ़ना है कि भाई नॉट करेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, क्या पूछा है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, आर्टिकल 32 से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दी गई हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 पढ़िए और फिर जवाब दीजिए, इजी है ये भी अगेन, लेकिन ध्यान से पढ़ना है। ओके, सी बोल रहे हैं बहुत लोग, सी, सी, ए, सी, ए, सी, सी, ठीक है, देख लेते हैं। कंफ्यूज क्यों होना है, कंफ्यूज क्या होना है, अंडर आर्टिकल 32 एन एग्रीव्ड सिटीजन कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट नॉट नेसेसरली बाय द वे ऑफ अपील, तो जैसा मैंने बताया आर्टिकल 32 ये पावर देता है कि आप जो है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो रिट पिटिशन फाइल करने के लिए, और हाई कोर्ट में जाने के लिए 226 ऑलरेडी है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट जा ही सकते हो तो हाई कोर्ट क्यों जाना, तो यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, इन द केस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव, क्या ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का? क्या अभी मैंने बताया 226 में क्या है, हाई कोर्ट को भी तो रिट पावर्स दी गई हैं, तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन तो हो ही नहीं सकता, सॉरी एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन तो हो ही नहीं सकता। एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन कब होता है, जब सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास वो सुनवाई की पावर हो, दैट इज द ओरिजिनल एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के कंपैरिजन में ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, तो ये जो सी कह रहे हैं वो बिल्कुल 110% सही है, यस यस, ठीक है। कोई भी डाउट्स होता है तो आप डायरेक्ट जो है वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अंडर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर डीपीएसपी के बारे में पूछ दिया गया है, ये बात डाल दिया मैंने, फंडामेंटल राइट्स ऐसे मैंने कहा था, लेकिन एक क्वेश्चन देख लेते हैं ना डीपीएसपी से भी, आर बेस्ड ऑन विच अमंग द फॉलोइंग आर बेस्ड ऑन फिलोसफी ऑफ लिबरल इंटेलेक्चुअल, लिबरल इंटेलेक्चुअल डीपीएसपी के बहुत सारे प्रोविजंस हैं आपको पता है, उसमें बेसिकली बहुत सारे प्रोविजंस जो है वो गांधीयन है, सोशल है, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रोविजंस है, तो आपको बताना है कि कौन से प्रोविजंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिबरल इंटेलेक्चुअल फिलोसफी को फॉलो करती हैं।
ठीक है, मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पर फिर भी आप अब सरप्राइज एलिमेंट आपको रखना पड़ेगा ना। देखिए अब एग्जामिनर क्या है कि आप तो एग्जाम में बैठोगे तो ऐसा तो नहीं है कि सरप्राइज नहीं करेगा, ठीक है, तो थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट तो मैंने भी रख दिया। देखिए मैं बता देता हूँ इसके आंसर, घबराने की बात नहीं है, जिनका गलत हो रहा है उनको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यहाँ से कुछ सीख कर ही जाओगे, ठीक है। हाँ ठीक है, मेजॉरिटी लोग ठीक कह रहे हो, कुछ लोगों ने जो है वो गलत किया है। देखो मैं बता देता हूँ, देखो डीपीएसपी जो है उसमें कुछ सेक्शंस बटे, मतलब हम लोगों ने ही जो है वो अलग अलग प्रोविजंस को बांट रखा है। इसमें से एक प्रोविजन है लिबरल इंटेलेक्चुअल का। कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं? आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, आर्टिकल 48, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 49, आर्टिकल 50, आर्टिकल 51। ध्यान रहेगा ये प्रोविजन, ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं अंडर डीपीएसपी, ये सारे के सारे किस में आते हैं? लिबरल इंटेलेक्चुअल में। अब मैं इतने डिटेल में बात नहीं करने वाला, 44 आप लोग जानते ही हैं, है ना, यूसीसी, इसके अलावा 50, 51 ये सब भी आप लोग जानते ही हैं। तो ये डीपीएसपी वाला प्रोविजंस आप लोग देख लीजिएगा, बहुत बहुत सारे प्रोविजंस है, लेकिन मेन क्या है कि आपको जो है वो ध्यान रखना है ये सारी की सारी प्रोविजंस, ठीक है। सो टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री, यही आर्टिकल 44 है। तो आर्टिकल 44 क्या कहता है कि सभी को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड द्वारा जो है एक यूनिफॉर्मिटी लाने की बात करता है ये थ्रू आउट द कंट्री। तो यस, दिस इज द लिबरल इंटेलेक्चुअल, वी कैन से दैट, ठीक है। इसके अलावा टू सेपरेट लेजिस्लेचर फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, क्या ये लिबरल इंटेलेक्चुअल है? नहीं, लिबरल इंटेलेक्चुअल ये जो है वो नहीं है। दिस द थर्ड, द प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो क्या ये लिबरल इंटेलेक्चुअल है? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को बचाना की क्या ये लिबरल इंटेलेक्चुअल है? आर्टिकल 48A इंक्लूड किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के समय, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के समय ये चीज़ें लिख दी गई थी कि सभी के सभी सिटीजन्स को या स्टेट को बेसिकली ये टास्क दिया गया है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। सो 1970s में ये एडिशन किया गया था, दैट इज वाई इट इज रिटन 48A, ठीक है। तो आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 3 इज आर्टिकल 1 नहीं है, सॉरी, आई एम सॉरी, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट एंड दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। तो ठीक है, मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, बट फिर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इससे आपको एक हिंट दे दिया मैंने कि भाई नेक्स्ट सेशन में किस पर लाऊंगा, नेक्स्ट सेशन में लेकर आऊंगा डीपीएसपी पे लेके आऊंगा, ठीक है। तो आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है। और नेक्स्ट सेशन कब होगा? वेडनेसडे और संडे, ये दोनों जो है वो मैंने रखा है टाइम, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, पर नेक्स्ट सेशन जो है वो जो है कल मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे। और दूसरी बात कि जो भी डाउट्स आपको होते हैं आप उन्हें जो है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या तो आप मुझे डायरेक्टली जो है वो डाउट्स पूछ सकते हैं और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।